Good morning, students. We are doing chapter 2, Rights in the Indian Constitution, and we have seen different fundamental rights given in our constitution, that is right to equality, right to freedom of religion, right to cultural and educational right against exploitation. Today we will discuss right to constitutional remedies. Right? So let's start. Right to constitutional remedies means what? Constitutional remedies means कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हमें कौन कौन से ऐसे रेमेडीज़ मिले हुए हैं, कौन कौन से ऐसे जो हैं वो उपचार मिले हुए हैं जिनके थ्रू हम अपने फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करा सकते हैं। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को बाबा साहब आम्बेडकर ने भी बहुत इम्पॉर्टेंट माना है, क्योंकि जितने सारे भी राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अवेलेबल हैं वो मेयर राइटिंग्स हैं। अगर ये राइट प्रोवाइडेड ना हो तो इस राइट के थ्रू हम अपने सारे फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रोवाइडेड हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। कोई अगर हमारा राइट वायलेट करता है तो हम उसको रिस्टोर करा सकते हैं। और इस तरह से राइट को अवेलेबल कराने का ये एक मीडियम है, ये एक माध्यम है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। वन वुड एग्री दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स अ वेरी इम्प्रेसिव लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की बहुत ही इम्प्रेसिव लिस्ट है, लेकिन ये लिस्ट जैसा कि मैंने पहले बताया मेरली राइटिंग्स ही के रूप में देखी जाएंगी अगर उनको इम्प्लीमेंट ना कराया जा सके। और इन राइट्स को इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है थ्रू आवर one fundamental right, that is right to constitutional remedies. There has to be a way through which the rights could be realized in practice and defended against any attack on these rights. Now we will discuss. We are discussing right to constitutional remedies, right? Right to constitutional remedies is the mean through which this is to be achieved. ठीक है, right to constitutional remedies वो तरीका है, वो मीन्स है जिसके थ्रू हम अपने राइट्स को अचीव करते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर considered the right to constitutional remedies as heart and soul of the constitution. हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? हार्ट एंड सोल क्यों कहा? क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट राइट है कि एक तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा बसती है इसमें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन प्रोविज़न है फंडामेंटल राइट्स वो इसी राइट के थ्रू अवेलेबल होता है, हम अचीव कर सकते हैं। इट इज़ सो बिकॉज दिस राइट gives the citizen the right to approach a high court or supreme court. ठीक है, इस राइट के थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं टू गेट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स रिस्टोर्ड इन द केस ऑफ देयर वायलेशन। अगर कोई वायलेशन होता है
तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं. द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स कैन इशू ऑर्डर्स and give directives to the government for the enforcement of rights. और जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ हम मूव करते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम मूव करते हैं, तो हम वन सेकेंड जब हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में डायरेक्टिव प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट को डायरेक्शन देती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या हमें क्या प्रोवाइडेड होना चाहिए और क्या नहीं. इस चीज़ का डायरेक्शन कोर्ट गवर्नमेंट को देती है. द कोर्ट्स कैन इशू वेरियस स्पेशल ऑर्डर्स नोन एज रिट्स. ठीक है. और जो कोर्ट जो वेरियस ऑर्डर प्रोवाइड देती है गवर्नमेंट को, उनको हम रिट कहते हैं. तो व्हाट इज़ रिट? रिट इज़ अ स्पेशल ऑर्डर. रिट इज़ अ स्पेशल ऑर्डर which is given by court to the government. And there are different kinds of special orders which a court, high court or supreme court here we will see one by one different special orders. Okay, so first is habeas corpus. Habeas corpus means present the body before the court. All these special orders are in legal language. Okay, there are 5 kind of special orders or 5 kind of writs, that is habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari. So these 5 kinds of special orders are given by our court. Okay, now we will see one by one different kinds of special orders. Okay, first is habeas corpus. A writ of habeas corpus means that the court orders that the arrested person should be presented before it. It can also order to set free an arrested person if the manner or grounds of arrest are not lawful or satisfactory. So what is habeas corpus? Habeas corpus का जो ये writ है, उसका मतलब है कि कोर्ट ऑर्डर करता है कि किसी भी अरेस्टेड पर्सन को कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए, कोर्ट के सामने उसको लाया जाए. अगर कोई अरेस्टेड पर्सन है जिसको पुलिस ने अरेस्ट करके रखा हुआ है या फिर ये कहीं पर वो काफ़ी सालों से अरेस्टेड है, जेल में है, या फिर कोई और भी पर्सन इंडिविजुअल भी अगर किसी को बंधक बना कर रखा हुआ है, कहीं पर बंद करके रखा हुआ है, तो कोर्ट वहाँ पर ऑर्डर कर सकती है कि इस पर्सन को कोर्ट के सामने लाया जाए. और कोर्ट साथ ही साथ ये ऑर्डर भी करती है कि इफ़ दैट अरेस्टेड पर्सन इज़ अरेस्टेड बाय पुलिस, पुलिस के थ्रू अरेस्ट किया गया है और पुलिस ने उसको अरेस्ट करने के जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं किया है, इल्लीगल तरीके से उसको अरेस्ट किया है, और जो मैनर्स प्रोवाइडेड हैं, जो ग्राउंड्स प्रोवाइडेड हैं अरेस्टेड पर्सन के लिए, उन सबको फॉलो नहीं किया गया. हमने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा ना कि अरेस्टेड पर्सन के कौन कौन से राइट्स हैं. हमने पढ़ा
कि अरेस्टेड पर्सन के जो राइट्स हैं कि सबसे पहले उसको अरेस्ट करते समय उसका रीज़न बताया जाएगा कि वाई पुलिस इज़ गोइंग टू अरेस्ट हिम। तो पहले तो उसको रीज़न बताना होगा। दूसरा, 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको जज के सामने प्रोड्यूस करना होगा, जज के सामने उसको लाना होगा। और थर्ड, हमने देखा कि उसको अगर वो अपना बचाव करना चाहता है तो अपना डिफेंस वो अपने चॉइस के लॉयर से कर सकता है। तो ये 3 उसके जो अरेस्टेड पर्सन के राइट्स हमने पढ़े। अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो अरेस्टेड पर्सन है उसका जो अरेस्ट जो उसको किया गया है वो जो मैनर्स बताए गए हैं, जो ग्राउंड्स बताए गए हैं, उनको ठीक से फॉलो नहीं किया गया है, तो ऐसे में कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि वो जो अरेस्टेड पर्सन है उसको तुरंत सेट फ्री किया जाए, उनको तुरंत रिहा किया जाए। ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस रिट के थ्रू जब किसी अरेस्टेड पर्सन के राइट टू फ्रीडम जो है वो वायलेट होता है, अगर किसी ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है जिसको कि पुलिस ने गलती से या रिवेंज लेने के लिए या किसी प्रॉपर तरीके से उसको अरेस्ट नहीं किया है, तो ऐसे में उसके घर वाले अगर कोर्ट के पास जाते हैं या वो पर्सन खुद लॉयर के थ्रू अगर कोर्ट के पास जाता है और कोर्ट को ये लगता है कि नहीं, ये जो अरेस्ट वो इल्लीगल तरीके से हुआ है, तो पहले तो कोर्ट ऑर्डर करेगा पुलिस को कि उस पर्सन को, अरेस्टेड पर्सन को हमारे सामने लाओ। और जब उसके सामने लाया जाएगा तो वो कोर्ट पहले ये इंक्वायरी करेगा, ये देखेगा कि उसका अरेस्ट जो है वो लीगल है या नहीं, और अगर इल्लीगल तरीके से उसका अरेस्ट हुआ है तो उसको सेट फ्री कर सकता है। नाउ वी विल सी द सेकंड स्पेशल ऑर्डर और सेकंड writ, that is mandamus. Again it is a legal word, mandamus. This writ is issued when the court finds that a particular office holder is not doing legal duty and thereby is infringing the right of an individual. ठीक है। अब अगर ये रिट कोर्ट कब इशू करती है, रिट ऑफ मैंडेमस कब इशू करती है, जब कोर्ट ये पाती है कि कोई पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर जो किसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, कोई ऑफिस होल्ड कर रहा है और वो अपनी लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा, जिस काम के लिए वो उस पद पर बैठा है वो अपनी लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है, और उसके लीगल ड्यूटी नहीं करने की वजह से दूसरे लोगों के जो राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज हो रहे हैं। तो ऐसे में फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड करने के लिए कोर्ट मैंडेमस रिट जो है वो इशू करता है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लो कि इफ़ अ पर्सन इज सिटिंग ऑन द पोस्ट ऑफ क्लर्क और ऑफिसर इन पेंशन ऑफिस। ठीक है। अब एक बंदा जो है उसने पूरी ज़िंदगी अपनी ईमानदारी से सर्विस किया और अब रिटायरमेंट के बाद वो पेंशन के लिए ऑफिस में जाता है और वहाँ पर उससे अगर मान लो कि इल्लीगल ब्राइब मांगा जाता है कि तुम ब्राइब दो तो तुम्हारी जो है वो पेंशन के कागज़ जो हैं वो साइन करवा लिए जाएंगे, और इस तरह से, और अगर वो ब्राइब नहीं देता तो उसके फ़ाइल को वो जो ऑफिसर है या वो क्लर्क है वो टेकअप ही नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उसको अपना जो राइट है, उसका जो पेंशन उसका राइट है वो प्रोवाइड नहीं होता। तो ऐसे में उसके राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं और वो कोर्ट में जाकर ये कह सकता है कि ये जो राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो कोर्ट फिर उस ऑफिस होल्डर को ये मैंडेमस इशू करके वो उसको कह सकती है कि आप अपनी लीगल ड्यूटी, जिस काम के लिए आप अपने पोस्ट पर बैठे हो, उसको पूरा करो, और नहीं तो फिर कोर्ट उस पर एक्शन ले सकती है। ठीक है। तो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस हमने देखा, रिट ऑफ मैंडेमस हमने देखा। नाउ वी विल सी प्रोहिबिशन। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्रोहिबिशन मीन्स मना करना, प्रोहिबिट करना, राइट। तो प्रोहिबिशन, दिस रिट इज इशूड
by a higher court, high court or supreme court, when a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction. ठीक है, जब अगर ये रिट कब इशू किया जाता है, जब हायर कोर्ट को ये लगता है, ठीक है, कि कोई लोअर कोर्ट जो है वो अपने वो जो केस जिसने उसको टेकअप किया हुआ है उसके जुरिस्डिक्शन में है ही नहीं, उसको वो पावर ही नहीं है। ठीक है, अगर उसको ये लगता है कि जो लोअर कोर्ट जो है जो अपना पावर वो यूज़ करे, वो पावर करने का उसका तो राइट ही नहीं है, वो उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, और तो ऐसे में जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करेगी, मना करेगी, वो एक रिट इशू करेगी कि आपका ये जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो आप इस मैटर को नहीं देख सकते हो। ठीक है, तो देखो, दिस रिट इज़ इशूड बाय अ हायर कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसको इशू करती है। कब करती है? व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज़ कंसिडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन। अगर लोअर कोर्ट कोई अपने जुरिस्डिक्शन से आगे जाकर, बियॉन्ड अपने जुरिस्डिक्शन के, वो किसी केस को कंसिडर कर रही होती है, तो ये प्रोहिबिशन का रिट जो है वो इशू होता है। राइट, नाउ को वारंटो, writ of quo warranto. If the court finds that a person is holding office but is not entitled to hold that office, it issue the writ of quo warranto and restrict that person from acting as an office holder. ठीक है, को वारंटो क्या है कि अगर कोर्ट को ये पता चलता है कि ये जो पर्सन जो कि किसी पद पर बैठा हुआ है वो उस पद पर बैठने के लिए एंटाइटल्ड ही नहीं है, वो उस पद पर बैठकर जो काम कर रहा है, जो ऑर्डर दे रहा है, तो वो उस पद पर बैठने के लिए एंटाइटल्ड ही नहीं है, और वो अपने उसको जो एंटाइटलमेंट मिला हुआ है उसके बियॉन्ड जाकर वो कोई ऐसे ऑर्डर पास कर रहा है जिससे किसी के फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं। ठीक है, तो वो को वारंटो रिट इशू करके उस पर्सन को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है फ्रॉम एक्टिंग एज एन ऑफिस होल्डर। ठीक, अब जैसे मान लो कि कोई किसी ऑफिस में जो ऑफिस का मैनेजर है वो आउट ऑफ स्टेशन है। ठीक है, वो कहीं गया है, और किसी का मान लो कि, या फिर बैंक में समझ लो कि बैंक का जो मैनेजर है जिसको कोई लोन पास करना है, ठीक है, और कोई ऐसी चीज़, कोई एक्शन लेना है, लेकिन वो आउट ऑफ स्टेशन है, कोई ऐसा काम जो कि सिर्फ वो और वो ही करेगा, और उसके एब्सेंस में कोई दूसरा पर्सन जो कि उस पोस्ट के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, वो वहाँ पर बैठकर कोई ऐसा ऑर्डर देता है या कोई ऐसा एक्शन लेता है जिससे कि किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है, तो वो कोर्ट जा सकता है। और जब कोर्ट ये देखेगी कि ये पर्सन तो एंटाइटल्ड ही नहीं है इस तरह के ऑर्डर पास करने का, वो उस बैंक मैनेजर की जगह पर तो इस तरह के ऑर्डर दे ही नहीं सकता, तो ऐसे में कोर्ट को वारंटो रिट इशू करके उसको रेस्ट्रिक्ट करती है कि आप ऑफिस होल्डर के रूप में एक्ट करते हुए इस तरह के ऑर्डर्स पास नहीं कर सकते। ठीक है, एंड देन द लास्ट इज सर्शोररी रिट। अंडर दिस रिट द कोर्ट ऑर्डर्स अ लोअर कोर्ट और another authority to transfer a matter pending before it to the higher authority or court. इस स्पेशल ऑर्डर के थ्रू कोर्ट ऑर्डर करती है लोअर कोर्ट को या किसी दूसरी अथॉरिटी को कि आपके सामने जो मैटर पेंडिंग पड़ा है, वो मैटर जो है वो हायर अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर दें, हायर अथॉरिटी को दे दें। ठीक है, इसमें कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई मैटर जैसे किसी लोअर कोर्ट के सामने है और
जो उसका पिटिशनर है या उसका कोई भी एक पार्टी जो है उसको ये लगता है कि उसको जो है वो जस्टिस नहीं मिलेगा, और ऐसे में अगर वो कोर्ट के सामने जाता है अपनी शिकायत को लेकर, और कोर्ट को जेन्युइन लगता है कि हाँ अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस में हो सकता है कि उसको जस्टिस न मिले, तो फिर कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि ये मैटर जो है किसी अथॉरिटी को या किसी लोअर कोर्ट को, कि ये मैटर जो है आप किसी दूसरे कोर्ट को ट्रांसफ़र कर सकती है, या फिर वो मैटर को वो अपने पास बुला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 मेन रिट्स हैं, स्पेशल ऑर्डर्स हैं, जो कि कोर्ट देती है फंडामेंटल राइट्स को फिर से रिस्टोर करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम द जुडिशरी, many other mechanisms have been created in later years for the protection of rights। ठीक है, जुडिशरी के अलावा और भी बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं जो कि क्रिएट किए गए हैं राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और भी बहुत सारे ऐसे मैकेनिज़्म हैं अदर देन जुडिशरी जिनको कि क्रिएट किया गया है। यू मे हैव हर्ड अबाउट द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके लिए एक नेशनल कमीशन बना हुआ है, या फिर आपने सुना होगा द नेशनल कमीशन ऑन वुमेन, वुमेन के लिए अलग से नेशनल कमीशन बना हुआ है। द नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए भी आपने सुना होगा कि इस तरह से कमीशन बना हुआ है। ठीक है, एक्सेट्रा। दीज इंस्टीट्यूशंस प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वुमेन, माइनॉरिटीज़ और दलित। ठीक है, तो देखो कोर्ट तो है ही है, लेकिन कोर्ट के पास इतने सारे मैटर हैं, और कोर्ट आप जानते ही हो कि हमारे इंडिया में कोर्ट जो है वो ओवरबर्डन्ड हैं, और इस वजह से बहुत सारे ऐसे जो मैटर हैं, ठीक है, मतलब उनको सुनने के लिए और उनमें जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए इस तरह के जो हैं कमीशंस बनाए गए हैं। ठीक है, जिसमें कि आप कह सकते हो नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन ऑन वुमेन और नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, दीज इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वुमेन, माइनॉरिटीज़ और दलित। बिसाइड द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैज़ ऑल्सो बीन एस्टैब्लिश्ड by law to protect the fundamental and other kinds of right। और इन तीनों राइट्स के अलावा, ये तो हमारी सोसाइटी में जो दबे कुचले लोग हैं, ठीक है, जो कि डाउन ट्रोडन लोग हैं, उनके लिए ये कमीशन बनाया गया। इसके अलावा एक ह्यूमन राइट कमीशन भी बना हुआ है, जिसमें कि सारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो अगर इन्फ्रिंज हो रहे हैं या कोई किसी और तरह के राइट्स जो हैं वो इन्फ्रिंज हो रहे हैं, उन सब पर नज़र रखने के लिए कोर्ट ने बनाया हुआ है। कोर्ट ने मतलब ये एक कमीशन बना हुआ है, ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, वी विल डिस्कस ह्यूमन राइट कमीशन इन आवर नेक्स्ट क्लास, एंड वी विल also discuss directive principles of state policy in our next class. So go through the book को अच्छे से पढ़ो, और अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कुछ किसी तरह से समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, तो मुझसे आप पूछो, क्लास में डिस्कस करो, जिससे कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। टिल देन, बाय।